हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWCSI नेट। सो ये है आपकी रैपिड 20 मिनट सीरीज जहां पर हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इन जस्ट 20 मिनट्स। पूरा रेगुलेशन, वो भी कम से कम समय में। लेट्स डू इट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेगुलेशन पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज चेक पॉइंट। तो सबसे पहले चेक पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। सो अगर हम चेक पॉइंट्स को देखें, ये आपकी सेल साइकिल सेल साइकिल में G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। सो ये हैं आपके सेल साइकिल के फेसेस एंड यहाँ पर है आपका G0 फेज। सो चेक पॉइंट्स के बारे में हम इस स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कितने चेक पॉइंट्स हैं? टोटल 4 चेक पॉइंट्स हैं। टोटल 4 चेक पॉइंट्स हैं, 2 मेजर और 2 माइनर। सबसे पहला चेक पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर, दैट इज G1 से S ट्रांजिशन पॉइंट। G1 से S ट्रांजिशन पॉइंट, जिसे ईस्ट में स्टार्ट कहते हैं एंड एनिमल सेल में रिस्ट्रिक्शन पॉइंट कहते हैं। ईस्ट में स्टार्ट कहते हैं और एनिमल सेल में रिस्ट्रिक्शन पॉइंट कहते हैं। सेकंड आता है G2 से M ट्रांजिशन पॉइंट। G2 से M ट्रांजिशन पॉइंट। फिर है हमारा DNA डैमेज चेक पॉइंट, जो S G1 S G2 तीनों में ही हमें देखने को मिलता है। DNA डैमेज चेक पॉइंट। एम फेज में अगर हम बात करते हैं तो एम फेज में हमारे मेटाफेज से एनाफेज, मेटाफेज से एनाफेज का जो ट्रांजिशन है उसे हम कहते हैं स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। दिस इज स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। तो ये हैं हमारे 4 चेक पॉइंट। G1 से S ट्रांजिशन पॉइंट, स्टार्ट या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, G2 से M ट्रांजिशन पॉइंट, DNA डैमेज चेक पॉइंट एंड मेटाफेज से एनाफेज दैट इज स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका G1 से S ट्रांजिशन पॉइंट। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं G1 से S ट्रांजिशन पॉइंट, तो ये कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। चेक करता है G1 फेज कंप्लीट हो चुका है, S फेज में एंटर करना है या नहीं करना। G1 फेज कंप्लीट होने के बाद S फेज में एंटर करना है या नहीं करना, ये चेक करता है G1 से S ट्रांजिशन पॉइंट, जो डिपेंडेंट है कुछ इंटरनल फैक्टर्स पर और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर। कुछ इंटरनल फैक्टर्स पर एंड कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर। इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो यहां पर आता है सेल साइज, दैट इज सेल को ग्रो करना, सेल का साइज इंक्रीज होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही सेल डिवीजन होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर मेटिंग फैक्टर्स, ईस्ट की बात होती है तो मेटिंग फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। एनिमल सेल की बात होती है तो ग्रोथ फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। एंड उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि सेल डिवाइड कर रही है एंड उसके साथ साथ नई सेल्स आ रही हैं, ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, प्रोजेनी आ रही है, डॉटर सेल्स आ रही हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होना। उसके बाद है G2 से M ट्रांजिशन पॉइंट। यहाँ पर चेक होता है न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिएंट का चेक होता है एंड उसके साथ साथ सेल साइज दोबारा से, और उसके साथ साथ डीएनए चेक होता है। सॉरी, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ यहाँ पर डीएनए चेक होता है। डीएनए डैमेज चेक पॉइंट, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट जब G1 फेज में काम करता है, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट G1 में पेरेंटल डीएनए का चेक करता है, पेरेंटल डीएनए चेक। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन चेक होता है,
एंड G2 फेज में न्यू एंड पेरेंटल डीएनए दोनों का चेक होता है। फाइनली स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, जो यहाँ पर चेक करता है सभी क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाए। all the chromosomes are attached to spindle fibers। सो ये हैं हमारे चेक पॉइंट। 4 चेक पॉइंट्स हैं, जिसमें से 2 मेजर 2 माइनर। G1 से S ट्रांजिशन पॉइंट, स्टार्ट, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, इंटरनल फैक्टर सेल साइज, एक्सटर्नल फैक्टर मेटिंग फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर्स या फिर न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद सेकंड है G2 से M ट्रांजिशन पॉइंट, जो डीएनए को चेक करता है, न्यूट्रिएंट को चेक करता है। डीएनए डैमेज चेक पॉइंट G1 S G2 तीनों फेजेस में प्रेजेंट होता है। G1 में पेरेंटल डीएनए चेक होता है, S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन चेक होता है एंड G2 फेज में न्यू और पेरेंटल डीएनए दोनों चेक होता है। उसके बाद स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, जो मेटा फेज से एना फेज के ट्रांजिशन पर है, चेक करता है कि सभी के सभी क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाने चाहिए। उसके बाद इस पूरे रेगुलेशन का कंट्रोल किसके पास है? मॉलिक्यूल्स जो आपके रेगुलेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं सीडीके, मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। तो मॉलिक्यूल्स जो आपकी सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं वो है सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज है तो फोस्फोराइलेशन करेगा, काइनेज है तो फोस्फोराइलेशन करेगा। एंड द सेकेंड मॉलिक्यूल इज साइक्लिन्स, जहां पर सीडीके फोस्फोराइलेशन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो ये कैटालिटिक यूनिट है। वहीं पर साइक्लिन्स जो है वो रेगुलेटरी यूनिट है, जहां पर सीडीके हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, वहीं पर साइक्लिन्स सिंथेसाइज होते हैं और डिग्रेड होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन्स, सीडीके कैटालिटिक यूनिट, साइक्लिन्स रेगुलेटरी यूनिट। सीडीके हमेशा प्रेजेंट होते हैं, साइक्लिन सिंथेसाइज होते हैं और डिग्रेड होते रहते हैं। उसके साथ साथ अब कंट्रोल एक्चुअल में है कैसा, कैसा काम होता है वो सब देखना है। जब साइक्लिन्स एब्सेंट है, जब साइक्लिन्स एब्सेंट है, साइक्लिन्स नहीं होते, तो सीडीके पर अटैच होते हैं। ये आपका सीडीके है और सीडीके इनएक्टिव होता है। जब साइक्लिन्स एब्सेंट होते हैं तो सीडीके एब्सेंट होता है, सीडीके इनएक्टिव होता है। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 2 फॉस्फेट। ये फॉस्फेट प्रेजेंट है थियोनिन 14 पोजीशन पर एंड दूसरा है टायरोसिन 15 पोजीशन पर। ये हैं इनिबिटरी फॉस्फेट्स, नाम से पता चल रहा है इनिबिटरी फॉस्फेट्स हैं, दैट मींस सीडीके को इनिबिट करते हैं, सीडीके को इनिबिट करके रखते हैं। एंड यहां पर अटैच होते हैं CKI, दैट इज सीडीके इनिबिटर्स। यहां पर अटैच होते हैं CKI, दैट इज सीडीके इनिबिटर्स, जो 2 फैमिली हैं, सिप किप फैमिली एंड इंक4 फैमिली। इंक4 फैमिली CDK4, जस्ट अ सेकेंड, CDK4 और 6 को इनिबिट करती है। सिप-किप फैमिली CDK1, CDK2 एंड उनके साइक्लिन कॉन्सेप्ट एंड देयर साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, इन्हें रोकती है। अगर CDK1 अकेला है, CDK2 अकेला है, तो भी सिप-किप फैमिली उसे रोक सकती है। अगर CDK1 और 2 अपने साइक्लिन्स के साथ जुड़े हैं तो भी उन्हें रोक सकती है।
साइक्लिन एब्सेंट है, सीडीके इनएक्टिव है, सीकेआई इनिबिटर्स यहाँ पर बैठे हैं और इनिबिटरी फॉस्फेट थ्रियोनिन 14 और टायरोसिन 15 पर अटैच रहते हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ पर साइक्लिन आता है, साइक्लिन प्रेजेंट, तो साइक्लिन जब प्रेजेंट होता है तो साइक्लिन आता है और यहाँ पर अटैच हो जाता है, साइक्लिन आता है और यहाँ पर अटैच हो जाता है। सी के आई को निकाल दिया जाता है, इनिबिटर्स का रिमूवल होता है, इनिबिटरी फॉस्फेट्स भी निकलते हैं, इनिबिटरी फॉस्फेट्स को निकालते हैं सीडीसी फॉस्फेटेस, एंड एक्टिवेटिंग फॉस्फेट्स का एडिशन होता है, एक्टिवेटिंग फॉस्फेट्स का एडिशन होता है एट थियोनिन 160 और 161 एंड इन्हें ऐड करते हैं CAK, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। साइक्लिन्स प्रेजेंट, तो साइक्लिन्स आके अटैच होते हैं, इनिबिटरी फॉस्फेट्स को निकाला जाता है बाय सीडीसी फॉस्फेटेज, थियोनिन 160 161 पर एक्टिवेटिंग फॉस्फेट अटैच होते हैं और अटैचमेंट करता है CAK दैट इज सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज, और CKI जो इनिबिटर्स हैं उन्हें भी निकाल दिया जाता है। अब एट एनी पॉइंट ऑफ सेल साइकिल, एट एनी पॉइंट ऑफ सेल साइकिल आपको लगता है, एट एनी पॉइंट ऑफ सेल साइकिल आपको लगता है सेल साइकिल रुक जानी चाहिए, सेल में गड़बड़ है, सेल में गड़बड़ है और सेल साइकिल रोक दी जानी चाहिए ताकि एबनॉर्मल सेल्स ना आए, तो आप यूज करते हैं V1 काइनेज का। V1 काइनेज क्या करता है, ऐड करता है इनिबिटरी फॉस्फेट्स टू CDK, तो ये क्या करता है, CDK पर इनिबिटरी फॉस्फेट्स लगाता है और सेल साइकिल को रोक देता है। एट एनी पॉइंट, एट एनी स्टेज और एट एनी फेज सेल साइकिल में गड़बड़ है, सेल में गड़बड़ है और सेल साइकिल को रुकना चाहिए, तो V1 काइनेज जो है वो इनिबिटरी फॉस्फेट्स का एडिशन करता है CDK पर और उन्हें रोक देता है। अब समझते हैं कि एक्चुअली में सेल साइकिल चलती कैसे है। तो पहले मैं एक स्फीयर में G1S और G2 तीनों को डिस्कस करूंगी एंड फिर हम नेक्स्ट में दूसरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं G1S और G2 इन्हें डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले ये है G0 फेस, देन इज योर G1 फेस, थोड़ा सा इसको सेंटर पर बनाते हैं ताकि हम थोड़ा बेटर बना पाए, देन इज योर S फेस एंड ये है आपका G2 फेस। मैं M फेस बाद में डिस्कस करूंगी, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ बट मैं नेक्स्ट वाले में यूज करूंगी, ठीक है। सो ये है सेल साइकिल G0, G1S, G2M। G0 रेस्टिंग फेस है, करेक्ट, G0 रेस्टिंग फेस है, सेल डिवाइड नहीं करती, तो जो G0 वाली सेल होती है सबसे पहले इसे मिलते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, जो G0 वाली सेल होती है यहाँ पर आते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर से होती है रैस मैप के सिग्नलिंग एंड रैस मैप के सिग्नलिंग से साइक्लिन डी का सिंथेसिस होता है। G0 में सेल है, G0 फेज में सेल है, ग्रोथ फैक्टर्स आए, रैस मैप के सिग्नलिंग चली और साइक्लिन डी का सिंथेसिस हुआ। साइक्लिन डी का सिंथेसिस जब हुआ तो साइक्लिन डी आ गया G1 फेज में, साइक्लिन डी G1 फेज की शुरुआत करता है along with CDK4 and 6। CDK4 and 6 यहां पर रेटिनोब्लास्टोमा का फोस्फोराइलेशन करते हैं जिसकी वजह से E2F फ्री हो जाता है, E2F फ्री होके साइक्लिन A और E का सिंथेसिस कराता है। यहां पर एक्चुअली में है क्या, रेटिनोब्लास्टोमा और E2F अगर एक साथ है, E2F क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है,
रेटिनोब्लास्टोमा और E2F अगर एक साथ होते हैं तो यहाँ पर E2F इनएक्टिव होता है। तो यहाँ पर जब साइक्लिन डी CDK 4 और 6 ने एक्चुअली में फॉस्फोराइलेशन करेगा कौन? CDK कौन है? CDK 4 और 6 फॉस्फोराइलेशन करते हैं रेटिनोब्लास्टोमा का, जिसकी वजह से E2F फ्री हो जाता है, साइक्लिन E और A का सिंथेसिस होता है। साइक्लिन E और A, साइक्लिन E प्लस CDK2, साइक्लिन E और CDK2 जो है वो G1 से S, G1 क्रॉस करा के S में पहुंचा देते हैं। जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स रेडी होता है। यहाँ पर प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स रेडी है, लेकिन उसे रोक के बैठा होता है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स रेडी होता है बट उसके रोक के बैठा है SIC1 या फिर P27। प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स पूरा बन चुका है बट उसे रोक के बैठा होता है SIC1 P27। यहां पर एक्टिवेशन होता है SCF का, स्कल कुलिन एफ बॉक्स। स्कल कुलिन एफ बॉक्स 3 सब यूनिट्स का प्रोटीन है जो क्या करता है? यूबिक्विटिनेशन करता है SIC1 P27 का। ये हो जाते हैं डिग्रेड। जब ये हटेंगे तो ऑब्वियसली प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स फ्री होता है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स फ्री हो जाता है एंड DNA रेप्लिकेशन हो जाता है। दूसरी तरफ SCF यूबिक्विटिनेशन करता है G1 साइक्लिन्स का। G1 साइक्लिन्स का यूबिक्विटिनेशन होना और डिग्रेडेशन होना, G1 साइक्लिन्स का यूबिक्विटिनेशन एंड डिग्रेडेशन एक सिग्नल है जिसकी वजह से जो सेल साइकिल है वो क्रॉस हो जाती है और G2 में पहुंच जाती है। सेल साइकिल S फेज को कंप्लीट करते हुए G2 फेज में पहुंच जाती है। G2 फेज में होता है सबसे इंपॉर्टेंट DNA चेक। D फॉर DNA, उसी तरीके से MDM2, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो MDM2 में D होता है और D फॉर DNA, तो DNA चेक करता है MDM2। नो डैमेज टू DNA, कोई DNA डैमेज नहीं है, कंटिन्यू। कोई डैमेज नहीं है, पहुंच जाओ M फेज में। अगर डैमेज है, DNA डैमेज, अगर DNA डैमेज है तो वो डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड है तो ATM, CHK2 एंड P53। P53 का एक्टिवेशन सिग्नल होता है अपोप्टोसिस का। P53 एक्टिवेट होकर अपोप्टोसिस कराता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डैमेज है तो ATR, CHK1, P53, P21 जो अल्टीमेटली CDK और साइक्लिन को रोक देते हैं कि भाई रुक जाओ। जब यहां पर आपने रोका है, DNA डैमेज है, रोका है, रिपेयर करो DNA का एंड फिर आप इसे भेज सकते हो आपके M फेज में। सो ये है हमारे G1, S एंड G2। स्टार्ट होता है G0 फेज से। जब सेल साइकिल G0 फेज में होती है, ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, RAS मैप के सिग्नलिंग से साइक्लिन डी का सिंथेसिस होता है। साइक्लिन डी के सिंथेसिस से साइक्लिन डी CDK 4 6 G1 फेज में काम करते हुए रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन करते हैं, जिसकी वजह से E2F फ्री हो जाता है और E2F जाके साइक्लिन E और A का सिंथेसिस कराता है। साइक्लिन E आने की वजह से CDK2, साइक्लिन E CDK2 मिलके G1 से S ट्रांजिशन कराते हैं। S फेज में प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स रेडी होता है बट उसे इनहिबिट करते हैं SIC1 एंड P27। SCF, स्कल कुलिन एफ बॉक्स आते हैं, दैट इज अ 3 सब यूनिट प्रोटीन। 3 सब यूनिट प्रोटीन SCF आता है, यूबिक्विटिनेशन करता है SIC1 P27 का, डिग्रेडेशन होता है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स फ्री और DNA रेप्लिकेशन हो जाता है। SCF यूबिक्विटिनेशन करता है G1 साइक्लिन्स का, डिग्रेडेशन होते ही एक सिग्नल है, G2 फेज में एंट्री होती है। G2 में DNA चेक बहुत जरूरी है, अगर कोई डैमेज नहीं है तो वेरी गुड, एंटर M फेज। नहीं है, अगर DNA डैमेज मिलेगा, अगर डबल स्ट्रैंडेड है ATM, CHK2, P53, दैट इज अ सिग्नल फॉर अपोप्टोसिस। सिंगल स्ट्रैंडेड ATR, CHK1, P53, P21, रोक दो CDK साइक्लिन्स को, DNA डैमेज को ठीक करो, उसके बाद आप M फेज में जाओगे। जब हम M फेज में पहुंचते हैं, अब हम M फेज को देखते हैं।
तो प्रोफेज में जब पहुंचते हैं तो अगर हम याद रखें तो पूरे के पूरे एम फेज की जिम्मेदारी सीडीके 1 और साइक्लिन बी की होती है। पूरे के पूरे एम फेज की जिम्मेदारी सीडीके 1 और साइक्लिन बी की होती है। तो यहाँ पर प्रोफेज में फोस्फोराइलेशन होता है न्यूक्लियर लेमिन का। न्यूक्लियर लेमिन का जब फोस्फोराइलेशन होता है तो न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल का फोस्फोराइलेशन करते हैं तो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। मेन काम की तरफ बढ़े। सो मेटाफेज टू एनाफेज का ट्रांजिशन, मेटाफेज से एनाफेज का ट्रांजिशन, दैट इज स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। तो स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट किसके कंट्रोल में है? स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट ए फॉर एना एंड ए फॉर मैड। ए फॉर एना, ए फॉर मैड। तो मैड 2 यहाँ पर काम करता है। मैड 2 जब यहाँ पर काम करता है, अलाइनमेंट सही है, अलाइनमेंट सही है तो CDC20 फॉस्फेटेज एक्टिवेट होता है। अलाइनमेंट सही है तो CDC20 फॉस्फेटेज एक्टिवेट होता है। APC प्लस CDC20 फॉस्फेटेज, APC एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एंड CDC20 फॉस्फेटेज का जो कॉम्बिनेशन है, यूबिक्विटिनेशन करता है सिक्योरिन का, जिसकी वजह से सेपरेज फ्री होता है। सेपरेज करता है कोहेसिन का डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। अब ये कोहेसिन और क्रोमेटिड्स सेपरेट। अब ये सिक्योरिन और सेपरेज का क्या है? जब तक सिक्योरिन और सेपरेज एक साथ है ये इनएक्टिव है। सिक्योरिन और सेपरेज का एक साथ होना ये इनएक्टिव है। सो मैट 2 ने चेक किया, अलाइनमेंट सही थी, CDC20 फॉस्फेटेज एक्टिवेट हो गया। APC प्लस CDC20 फॉस्फेटेज सिक्योरिन का यूबिक्विटिनेशन करते हैं, सेपरेज फ्री होता है और जिसकी वजह से कोहेसिन का डिग्रेडेशन होता है और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। यही APC CDH1, यही APC CDH1 के साथ जुड़ता है और G2SM साइक्लिन्स का यूबिक्विटिनेशन करता है, जिसकी वजह से सेल साइकिल एग्जिट होके G0 में पहुंच जाती है। APC CDH1 के साथ जुड़ता है, सेल साइकिल एग्जिट कराता है और साइक्लिन्स का डिग्रेडेशन कराता है। ये जो APC और CDH1 है ये नेक्स्ट जीवन तक प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट टिल नेक्स्ट जीवन। अब ये जीवन में क्या करते हैं? जब जीवन फेज आता है तो APC प्लस CDH1 यूबिक्विटिनेशन करते हैं जेमिनिन का और जेमिनिन डिग्रेड हो जाता है। एक्चुअली में जेमिनिन रोक के बैठता है ORC एंड CDT6 को रोक के बैठता है जेमिनिन। तो जब ये डिग्रेड होता है ORC एंड CDT6 फ्री हो जाते हैं और प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स रेडी करते हैं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी सेल साइकिल चलती है। सो ये आपके सारे के सारे चेक पॉइंट्स हैं, ये आपकी सेल साइकिल है, ये आपके CDK और साइक्लिन्स के कॉम्बिनेशन है एंड यहाँ पर है आपके और यहाँ पर हैं आपके सारे के सारे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं उन सबके थ्योरेटिकल चीजें। ठीक है, सो एक दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ये आपकी सिप की फैमिली, एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक बार इसे देखिए फिर मैं आंसर बताती हूँ।
So activation of CD21 in vertebrates is dependent on dissociation of the inhibitory subunit. Yes, आपका CDK जो है वो inhibited होता है, बट वो उसकी inhibitory subunits नहीं है. Inhibitors अलग हैं, inhibitory subunits नहीं है, part of CDK नहीं होते हैं वो. तो ये गलत हुआ. इन एक्टिवेशन ऑफ CAK काम है, CAK का काम है CDK को एक्टिवेट करना. आपने अगर CAK को रोका तो आपका CDK भी रुक जाएगा, तो ये भी गलत. एक्टिवेटेड ऑफ V1 काइनेस CDK को रोकता है. अगर V1 काइनेस काम करेगा तो CDK रुक जाएगा. हमें एक्टिवेशन कराना है तो एसोसिएशन विद साइक्लिन A. सो ये है आपके सारी चीजें रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल. आई होप आपको रिवीजन अच्छे से हुआ होगा. इन शॉर्ट वेरी क्रिस्प है. सो अगर आपको आता है, थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.